स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे 28 और 29 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए यहां पर तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग 28 और 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपकी परीक्षा उपयोगी, और देखेंगे आप यहाँ पर एक एक पॉइंट आपकी परीक्षाओं में या तो वो पूर्व में आए हुए सवाल हैं ऐसे आपको दिखेंगे, या तो बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है ऐसे आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। ये क्लास देखा जाए तो बीपीएससी यूपीपीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिदिन दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की रही महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ कंपाइल कर, समाहित कर और जो इंपॉर्टेंट कोर फैक्ट्स होते हैं उनके निकाल के आपके साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सितंबर महीने का पूरा कंप्लीट पैकेज है और इस पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिलती है। प्रतिदिन क्लास पीपीटी शेयर कर दी जाती है। डेली आपको देखा जाए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिलता है। साथ ही साथ महीने के एंड में देखा जाए तो पूरा कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है और एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल की जो महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है। करना सिर्फ आपको इतना है कि आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे, पिन कमेंट चेक करेंगे, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है और इस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मासिक पैकेज। महज देखा जाए तो 25 रुपए मासिक पैकेज का प्राइस रखा गया है और ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना होता है। यहाँ पर देखा जाए अपने वॉलेट में अगर घटना चक्र की आपने किताबें खरीद रखी हैं तो किताबें खरीदने के टाइम पे एक क्यूआर कोड होता है जो किताबों के ऊपर रहता है। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, वहां से स्कैन करेंगे तब के वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा। उसी कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घटकर 18 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। सिर्फ 18 रुपये 75 पैसे में देखा जाए तो आप पूरे कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कर। महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको उन पर चर्चा करें। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार के बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर तो 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया, यानी कि 2024 का जो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है उसको प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए तो खनन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? खनन मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित और पहले राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहलाने वाला यह पुरस्कार, ठीक है, ये पुरस्कार है। पहले क्या कहा जाता था, ये यहां पर आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार, इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था। ठीक है, और इसकी स्थापना देखा जाए खनन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1966 में की गई थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है, तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य खनिज खोज, अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी, खनिज संवर्धन और भू विज्ञान में योगदान के लिए सम्मानित करना है। ठीक है, इस वर्ष देखा जाए कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 9 व्यक्तिगत और 3 टीमों को प्रदान किया गया है, जिसमें देखा जाए तो 20 भूविज्ञानी सम्मानित हुए हैं। टोटल 20 भूविज्ञानी सम्मानित हुए हैं यहाँ पर 12 पुरस्कारों में। चर्चा कर ले तो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को दिया गया है। ये प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जो है यहाँ पर देखें तो वरिष्ठ वैज्ञानिक INSA व अतिथि प्रोफेसर है IISER पुणे में। ठीक है, इनको मिला है। जबकि राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है? यहां पर राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार जो है ये GSI के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुशोभना नेगी को प्रदान किया गया है। जो सुशोभना नेगी है इनको प्रदान किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक, ठीक है, जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके नए निदेशक कौन बने हैं? यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, उन राष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पर हम चर्चा करें तो 25 सितंबर 2025 को कड़ाद दास ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक, तो याद रखना जो कड़ाद दास है इनको बनाया गया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया निदेशक। ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय नियुक्तियों में। तो राष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कड़ाद दास बने हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक। ठीक है, और किस क्रम के हैं? तो ये 13वें क्रम के हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखा जाए तो वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले माइक्रोलॉजिस्ट, कवक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ए माओ का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? ए माओ का स्थान लिया है और पहले माइकोलॉजिस्ट है यानी कवक विज्ञानी हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। आगे देखा जाए 1890 में स्थापित बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 11 क्षेत्रीय केंद्र व 4 इकाइयां हैं। ठीक है, याद रखना जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, अब करंट से क्या पूछेगा? करंट से यह पूछेगा कि नए निदेशक कौन बने हैं।
ठीक, तो आप टिक कर देंगे कि कणाद दास जो है इसके नए निदेशक बने हैं। अब यहीं पर दूसरा अगर स्टैटिक से जोड़ के पूछना होगा तो क्या पूछेगा, स्टैटिक से जोड़ के पूछना होगा तो दो सवाल यहां पे बनेगा, वो दोनों पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और दूसरा क्या है, मुख्यालय। और मुख्यालय जो होता है, मुख्यालय से रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक सवाल मुख्यालय से रिलेटेड आपके एग्जाम में फिक्स होता है कि ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो 11 क्षेत्रीय केंद्र और 4 इकाइयां भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लें, फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक मैस्कॉट की घोषणा हुई है। अब ये जो फीफा विश्व कप 2026 है, इसका आयोजन 2026 में होगा, इसके आधिकारिक मैस्कॉट की घोषणा की गई है। और ये जो फीफा विश्व कप होगा ये कहां पर होगा, तो ये 3 देशों में खेला जाएगा, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए फीफा विश्व कप 2026 जो 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा। पहली बार 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। कितनी टीमें भाग ले रही हैं यहां पर फीफा विश्व कप में, तो 48 टीमें भाग लेंगी। पहली बार ऐसा है कि 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। देखा जाए तो फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इसके आधिकारिक मैस्कॉट पेश किए हैं। कनाडा का द मेपल द मूस, ठीक, कनाडा का क्या है, कनाडा का मेपल द मूस, मैक्सिको का यहां पर देखा जाए जायू द जैगुआर और अमेरिका का क्लच द बॉल्ड ईगल, ठीक है। ये बॉल्ड ईगल है, इसका नाम है क्लच द बॉल्ड ईगल, ठीक है। मैक्सिको का क्या है, जायू द जैगुआर, कनाडा का मेपल द मूस और अमेरिका का क्लच द बॉल्ड ईगल, ठीक। ये 3 है, यहां पर देखा जाए तीनों को आधिकारिक रूप से मैस्कॉट घोषित किया गया है फीफा विश्व कप का। देखा जाए तो ये तीनों अपने अपने देश की सांस्कृतिक विरासत और भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बॉल्ड ईगल के बारे में आप जानते ही हैं कि अब इसको देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया बॉल्ड ईगल को। तो इस प्रकार ये तीनों अपने अपने देशों का सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैस्कॉट के बारे में देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को मिली IUCN की मान्यता। अब यहाँ पर भारत के द्वारा देखा जाए, जो भारत का मतलब IUCN द्वारा भारत का जो पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व है ना, इसको IUCN की मान्यता दे दी गई है, ठीक। और ये जो डुडोंग होता है इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, डुडोंग को समुद्री गाय कहा जाता है। चर्चा करें यहाँ पर तो तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में स्थित भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे 21 मार्च 2022 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था, इसे अब IUCN द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में आयोजित हुआ था, उसमें वैश्विक मान्यता मिली है। पॉइंट ये याद रखना कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। परीक्षा में ऐसा डायरेक्टली पूछेगा तो याद रखना इसका आयोजन कहां पर, अबू धाबी में किया गया था, ठीक है। अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक, इसको आपको याद रखना है। और जो भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये पाक की खाड़ी में अवस्थित है, पाक की खाड़ी में अवस्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। देखा जाए तो यह देश का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया, मान्यता मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। अब ये जो 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है इसके बारे में चर्चा करें। देखा जाए तो 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर के बीच में, कब, 14 से 27 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। देखा जाए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित इस 14 दिवसीय मेले के पहले 5 दिन केवल व्यापारिक दर्शकों के लिए और शेष 9 दिन जो है यह आम जनता के लिए आरक्षित रहेगा। इसका आयोजन देखा जाए तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन, ठीक है, ITPO द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, ITPO के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा यहां पर 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। कहां पर हो रहा है, भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। कब से कब तक, तो ये 14 से 27 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। संस्करण कौन सा है, 44वां है, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए महाप्रबंधक कौन है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के, तो महाप्रबंधक का नाम है SN भारती, ठीक। SN भारती जो है ये इसके महाप्रबंधक है भारत व्यापार संवर्धन संगठन के। चलिए आगे चलते हैं। उपन्यासकार है S लाल भैरप्पा, इनका निधन हो गया है। जो S लाल भैरप्पा है इनका निधन हो गया है। इनसे संबंधित जो पॉइंट है चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार और दार्शनिक SL भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए वे वंशवृक्ष, धातु, पर्व, मंदार, न्यायी, नेरालू, माता दाना और तिब्यालू निनियडे मगने जैसे कालजयी कृतियों के रचयिता थे। ये कुछ उनकी प्रमुख कृतियां हैं। वंशवृक्ष, धातु, पर्व, मंदार, माता दाना, ये सब उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं।
देखा जाए तो अपने साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि ये पद्म भूषण से भी सम्मानित है, पद्मश्री से भी सम्मानित है, सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित है और साहित्य अकादमी भी इनको प्रदान किया गया है। और इसी वजह से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। याद रखना, जो एस.एल. भैरप्पा है, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सितंबर महीने में इनका निधन हुआ, 94 वर्ष की आयु में, प्रसिद्ध उपन्यासकार और दार्शनिक थे। चलिए आगे चर्चा करें। भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल, अब ये भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल जो है, इसके बारे में संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करें। नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल शुरू किया है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है और ये भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल है। कहां पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो यह पहल वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया कार्यक्रम के दौरान लॉन्च हुआ है। जो वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया कार्यक्रम था, इसी दौरान इस पहल को लॉन्च किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो परियोजना का उद्देश्य लंबी दूरी के माल परिवहन हेतु हाइड्रोजन चलित ट्रकों का परीक्षण करना है। जो हाइड्रोजन चलित ट्रक होते हैं उनका परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर हम बात कर लें तो 500 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत देखा जाए तो 37 ट्रक 5 समूहों में शामिल किए गए हैं और इनका परीक्षण अवधि 2 वर्ष में पूर्ण होगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वॉल्वो, बीपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी और रिलायंस जैसी उद्योग भी भागीदार हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ये सब ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं। वॉल्वो, साथ ही साथ बीपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी और रिलायंस जैसी कंपनियां भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक देखा जाए तो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और ये लक्ष्य जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में स्वदेशी 5G नेटवर्क की शुरुआत। अब ये भारत में स्वदेशी 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी गई है और देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहां से की गई है? इसकी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा झारसुगुड़ा से की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से भारत का पहला स्वदेशी 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला 5G नेटवर्क कहां से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ यहां पर देखा जाए तो इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने अपनी खुद की 5G तकनीकी विकसित की है। ठीक है, अब इससे जो भारत है ये 5वां देश बन गया है, 5th कंट्री बन गया है। तो यहां पर जो अन्य 4 थे वो कौन थे? वो अन्य 4 है चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क। ये 4 ऐसे देश हैं जिनके पास खुद की 4G तकनीकी है। ठीक, खुद की 4G तकनीकी है। कौन कौन से देश है? चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क। ये 4 देश ऐसे हैं जिनके पास खुद की 4G तकनीकी है और भारत बन गया है 5वां। और जो ये 5वां क्रम है, ऐसे सवाल अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि क्रम के अनुसार देखा जाए खुद की 5G तकनीकी विकसित करने वाला भारत 5वां देश है और इसके पूर्व चीन, अमेरिका, रूस और जर्मनी के द्वारा 5G तकनीकी विकसित की गई है। कथन दे देगा आपको, 2 कथन रहेगा, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा। केवल ऑप्शन 1 सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो यहाँ पर केवल ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीन, अमेरिका, रूस और जर्मनी नहीं, यहाँ पर पहले कौन थे? जो 4 देश थे वो चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क थे। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी वहां पर गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगी। 5वां देश बन गया खुद की 5G तकनीक विकसित करने वाला भारत। यहां पर देखा जाए बीएसएनएल, फिर बीएसएनएल, सी डॉट, तेजस नेटवर्क और टीसीएस द्वारा विकसित यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो यह स्वदेशी तकनीकी है। ठीक है, टीसीएस, तेजस नेटवर्क, सी डॉट और बीएसएनएल के द्वारा इसको विकसित किया गया यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रणाली। देखा जाए तो इसके तहत 98,000 स्वदेशी मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं जिसमें 2 करोड़ से अधिक नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 30,000 से अधिक गांवों में पहली बार 4G सुविधा पहुंचेगी। ठीक है, 4G सुविधा पहली बार 30,000 गांवों में पहुंची है और इसी वजह से देखा जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत का स्वदेशी 5G नेटवर्क। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस प्रणाली, जो ये अनंत शस्त्र एयर डिफेंस प्रणाली है, इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है आइए उन बिंदुओं पर एक एक कर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो स्वदेशी अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है। बीईएल को इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का ठेका भी दिया गया है। ठीक है, और यहां पर देखें तो 5 से 6 रेजिमेंट विकसित किए जाने हैं। 5 से 6 रेजिमेंट इसके तहत विकसित किया जाएगा। चर्चा करें तो डीआरडीओ द्वारा पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में विकसित यह कम दूरी का
सतह से हवा मारक प्रणाली 30 से 40 किलोमीटर तक मारक दूरी है इसकी, और 6 से 10 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी क्षमता रखती है। यहां पर देखा जाए कि 360 निगरानी और 80 से 120 किलोमीटर तक ट्रैकिंग क्षमता इसकी उपलब्ध है। चर्चा करें तो इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों को प्रभावी विनाश सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और याद रखिएगा, ये डिफेंस प्रणाली है, अनंत शस्त्र एयर डिफेंस प्रणाली। ठीक है, तो याद रखना कि हाल ही में चर्चा में रहा अनंत शस्त्र क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, या क्रूज मिसाइल है, या सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, या अनंत शस्त्र एक बम वर्षक विमान है। ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे आप टिक करना कि एयर डिफेंस प्रणाली है, ये एयर डिफेंस प्रणाली है। और इसकी क्षमता कितनी है? ट्रैकिंग क्षमता 80 से 120 किलोमीटर इसकी ट्रैकिंग क्षमता है। और मारक क्षमता की बात कर ले तो यहाँ 30 से 40 किलोमीटर तक मारक दूरी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक। अब न्यूयॉर्क में हुआ है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक। जो अमेरिका है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। चर्चा करें तो 27 सितंबर 2025 को भारत की पहल पर न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है। बैठक में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की निंदा की गई और हर प्रकार के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने पर जोर दिया गया है। देखा जाए तो इसी अवसर पर भारत ने 1 वर्ष के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाल ली है। यानी कि अब देखा जाए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ठीक है, तो भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है अगले 1 साल के लिए। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाना फिक्स है, ना सिर्फ यूपी पीसीएस में, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। देखा जाए यहां पर तो लाहौल स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की मान्यता मिली है। ठीक है, यूनेस्को की मान्यता मिली है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं आपके आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए, मुझे याद आ गया तो मैं बीच में बता दे रहा हूं। इस बार आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा जो होने जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है, और आपके लिए कुछ वेटेज है। मैं पहले बता देता हूँ किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। एक धारणा ये है, धारणा क्या है, ये फैक्ट है कि जब भी एसीएफ आरएफओ की वैकेंसी आती है उस साल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवालों की संख्या ठीक ठाक होती है, अच्छी खासे सवाल आते हैं। वैसे भी आपके एनवायरनमेंट के सवाल देखा जाए तो 10-15 सवाल के आसपास आ ही जाते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला दे तो कम से कम 30 सवाल के आसपास आ जाते हैं, लेकिन संभावना ये है कि इस बार आपके सवालों की संख्या और बढ़ सकती है, लगभग 40 भी हो सकती है, 35-40 के आसपास तो आपके सवाल होंगे ही। और उन 35-40 में देखा जाए तो ज़्यादातर सवाल जो होंगे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ज्योग्राफी के जो वर्षा, फिर उसके बाद में जो जल संसाधन है या मृदा संसाधन है, उनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करें। साथ साथ में जो आपका पोर्शन है एनवायरनमेंट का, उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिर्फ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के चक्कर में मत पड़े रहना। करंट के चक्कर में सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको करना तो सब कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट को भूल से भी मिस मत करना। गलती से भी ये मत करना कि एनवायरनमेंट को स्किप कर देते हैं। एनवायरनमेंट से कितने ही सवाल आते हैं, आसान से आएंगे, हो जाएंगे। कभी ऐसा लगा कि आसान सा नहीं आया, कुछ ऐसा पूछ लिया, तो कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू जितने हैं उन पीवाईक्यू को करके जाइएगा। ठीक है, सन 2013 से लेके और 2024 तक के जितने पीवाईक्यू हैं आप उन सारे पीवाईक्यू को कर लें। आप जहां से भी आपको पीवाईक्यू मिले, आप कहीं, आप स्वतंत्र है इसके लिए, आपको कहीं से भी मिले, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करें। एनवायरनमेंट का सेक्शन जरूर निपटा के जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास अभी पर्याप्त समय है, देखा जाए तो 12-14 दिन जो भी बचे हैं उनमें एक बार पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख कर जाइएगा। पिछले 10 सालों के पेपर तो देख के ही जाइएगा। और सीसैट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा। बहुत से लोगों के मैसेज मुझे बाद में आते हैं कि सर जीएस बहुत अच्छा हुआ है, सीसैट खराब हो गया। सीसैट खराब इसलिए हो गया कि सीसैट में आप ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो सीसैट को भी हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, सीसैट को भी अच्छे से करिए। और जीएस में एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इतिहास, करंट अफेयर, पॉलिटी, ये आपको परीक्षा पास करा देगा। चलिए 27 सितंबर 2025 को चीन के हांगझाओ में हुई 37वीं मैन एंड बायोस्फीयर आईसीसी बैठक में देखा जाए तो लाहौल स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क है, इसमें किसको शामिल किया गया है? याद रखना, लाहौल स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को शामिल किया गया है।
यहां पर चर्चा करें इसके साथ ही भारत में देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। 13 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में हो गए हैं यूनेस्को की सूची में। ठीक है, देखा जाए तो ये रिजर्व हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें स्पीति 7,591 वर्ग किलोमीटर में, लाहौल 179 वर्ग किलोमीटर में और वन्य डिवीजन शामिल है। ठीक है, तो इतना एरिया में फैला हुआ है, 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है और ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है यूनेस्को की सूची में। चलिए देखा जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 3,300 मीटर से लेकर 6,600 मीटर तक है। संरक्षित स्थलों में देखा जाए तो पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर अभ्यारण्य और चंद्रताल वेटलैंड तथा सराचू मैदान आते हैं। यहां पर देखा जाए तो यूनेस्को ने इस वर्ष 21 देशों के 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता प्रदान की है। 21 देशों के 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। जो रविचंद्रन अश्विन है, ये बिग बैश लीग में शामिल होने, जो बिग बैश लीग होती है उस बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वे BBL 2025-26 सीजन के में सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। किसकी ओर से खेलेंगे? ये सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन। और बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह कदम संभव हुआ क्योंकि अश्विन ने इसी साल IPL से संन्यास ले लिया, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय T20 फ्रेंचाइजी अनुबंधों के लिए पात्र हो गए हैं। ठीक है, अब तक होता क्या था कि BCCI सक्रिय भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता था, जबकि भारतीय महिला खिलाड़ी नियमित रूप से विमेंस बिग बैश लीग में भाग लेती रही हैं। BCCI का रूल था कि कोई भी जो सक्रिय भारतीय खिलाड़ी है वो किसी भी विदेशी T20 लीग में भाग नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए छूट थी कि वो आप बिग बैश लीग वगैरह में भाग ले सकती थी। तो महिला टीम थी, वो महिला टीम पार्टिसिपेट करती थी। और यहाँ पर पहले पुरुष कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, जो बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। किसकी ओर से खेलेंगे? सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। चलिए आगे चले। आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो आनंद पीरामल है, इनको देखा जाए तो पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नामित किया गया है। चर्चा करें यहां पर तो आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पिता अजय पीरामल के गैर कार्यकारी चेयरमैन पद छोड़ने के बाद हुई है। ठीक है, यहां पर जो गैर कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर अजय पीरामल नियुक्त थे और उनके पद छोड़ने के बाद देखा जाए तो आनंद पीरामल को बनाया गया है पीरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन। बदलाव को 10 सितंबर 2025 को NCLT की मंजूरी प्राप्त पीरामल इंटरप्राइजेस के विलय के बाद एक पहली बैठक जो हुई है उसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पीरामल फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आनंद पीरामल बने हैं। चलिए, R वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल के तौर पर रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इनकी रीअपॉइंटमेंट होगी। देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट R वेंकट रमणी को 26 सितंबर को 2 साल के लिए पुनः भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पर देखा जाए उनका वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और वे 1 अक्टूबर से दोबारा पद संभालेंगे। वेंकट रमणी 30 सितंबर 2022 को न्यायविद के वेणुगोपाल की जगह पर अटॉर्नी जनरल बने थे। यह संवैधानिक पद केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये संवैधानिक पद है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है इस पद पर। वेंकट रमणी ने 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल से करियर की शुरुआत की थी और 1979 में, कब? 1979 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जानकारी थी। आगे चले, शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के नए CEO बने। ठीक है, जो शैलेश चंद्रा है, ये शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के नए CEO बने हैं। चर्चा करते हैं पॉइंट पर। तो टाटा मोटर्स के नेतृत्व परिवर्तन के तहत देखा जाए तो शैलेश चंद्रा को नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से शुरू होगा। देखा जाए तो वे पूर्व CEO PV बालाजी के स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? PV बालाजी का स्थान लेंगे। अभी देखा जाए तो PV बालाजी को हाल ही में नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो 1 अक्टूबर से देखा जाए शैलेश चंद्रा जो होंगे ये टाटा मोटर्स के नए CEO और MD होंगे। आगे देखें, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी को जेल की सजा हुई है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है? ठीक है, तो ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, जरूर याद रखिएगा निकोलस सरकोजी का नाम। यहां पर देखा जाए तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पेरिस की अदालत ने आपराधिक साजिश के आरोप में 5 साल की जेल और 1 लाख यूरो लगभग 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है यहां पर। ठीक है, 5 साल की सजा सुनाई गई है।
यहां पर देखिए, साथ ही उन्हें 5 साल तक किसी सरकारी पद पर नियुक्त होने से रोका भी गया है। यह आधुनिक फ्रांस के इतिहास में पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल की सजा हुई है। ठीक, पहली बार है आधुनिक फ्रांस, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति के बाद से लेकर देखा जाए तो आधुनिक फ्रांस में कोई भी पहला ऐसा राष्ट्रपति जिसको जेल की सजा सुनाई गई, ये पहली बार हुआ है। नाम याद रखना, निकोलस सरकोजी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। देखा जाए तो मिग 21 एयरक्राफ्ट जो था वो रिटायर हो गया है। अब मिग 21 याद होगा, अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, अभिनंदन वर्धमान से आपका नाम पता चल गया होगा, मिग 21 की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारतीय वायुसेना के मिग 21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर को 62 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गए हैं। यहां देखा जाए तो 1963 में चंडीगढ़ में शामिल हुआ यह जेट 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी इसने। विदाई समारोह में देखा जाए तो एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ अंतिम उड़ान भरी थी। और इसी के साथ देखा जाए जो मिग 21 एयरक्राफ्ट था वो पूरी तरीके से जो भारतीय वायुसेना है उससे रिटायर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। अब ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का संबंध किस राज्य से है, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअल शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के खाते में ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए हैं। देखा जाए तो इस योजना के तहत होगा क्या कि 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं और पीएम ने इस अवसर पर जीविका दीदियों को भी संबोधित किया। ठीक है, तो जीविका दीदियां हैं उनको संबोधित भी किया है, 10-10 हजार रुपए देखा जाए तो खाते में ट्रांसफर भी किया गया है। आगे चले, फिल्म है चमकीला। इसको चमकीला फिल्म को देखा जाए तो एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो एमी अवार्ड है, एमी अवार्ड के लिए भारत की फिल्म है चमकीला, इसको नॉमिनेट किया गया है। देखा जाए तो 90 के दशक के पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर आधारित फिल्म अमर सिंह चमकीला को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इम्तियाज अली निर्देशित इस फिल्म में जो दलजीत दोसांझ है उनके द्वारा चमकीला का किरदार निभाया गया है। अमर सिंह चमकीला का किरदार किसने निभाया है, दलजीत दोसांझ ने निभाया है। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है, तो इम्तियाज अली ने निर्देशित किया है। देखा जाए तो फिल्म को बेस्ट फिल्म कैटेगरी और दलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नामांकित किया गया, यानी कि 2 नामांकन मिले हैं। बेस्ट फिल्म कैटेगरी का नामांकन भी मिला है और बेस्ट एक्टर कैटेगरी का नामांकन भी मिला है दलजीत दोसांझ और यहां पर देखा जाए अमर सिंह चमकीला मूवी को। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी याद रखना। और एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया तो इस वजह से नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमर सिंह चमकीला फिल्म का नाम। चलिए आगे देखें, ब्रिटिश पीएम है कियर स्टारमर, इनको लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है, यहां पर देखा जाए जो मुक्त व्यापार समझौता था अमेरिका और यूके और भारत के बीच में। ठीक है, यूके और भारत के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता था उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, कियर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते में अहम योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए तो यह अवार्ड लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स परिसर में भारतीय मूल के ब्रिटिश मंत्री सीमा मल्होत्रा ने उनकी ओर से प्राप्त किया। ठीक है, भारतीय मूल की ब्रिटिश मंत्री हैं सीमा मल्होत्रा, उनको मतलब उन्होंने लिया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स परिसर में। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां आते हैं कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 में आजीवन उपलब्धि किसे मिली है, प्रोफेसर अशोक कुमार को, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, सुशोभना नेगी को या आर वेंकटरमणी को। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं। ठीक है, ए माओ, कड़ाद दास, प्रोफेसर राघवन, अशोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 है फीफा विश्व कप 2026 में जो कनाडाई मैस्कॉट है, ये कनाडाई मैस्कॉट कौन है, क्लच द बॉर्ड ईगल, जायू द जैगवार, मेपल द मूस या लियो द लॉयन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार में, गुजरात तट पर, पाक की खाड़ी तमिलनाडु में या सुंदरवन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहां आयोजित होगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली, विज्ञान भवन, भारत मंडपम नई दिल्ली या मुंबई प्रदर्शनी केंद्र। ठीक है, तो कहां पर आयोजित होगा ये आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल किस मंत्री ने शुरू किया है, पीयूष गोयल ने स्टार्ट किया है, नितिन गडकरी ने स्टार्ट किया है, हरदीप सिंह पुरी ने स्टार्ट किया है, राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क कहां पर लॉन्च किया गया है, कोलकाता में लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, झारसुगुड़ा में लॉन्च किया गया या मुंबई में लॉन्च किया गया है, ये पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनंत शस्त्र एयर डिफेंस प्रणाली कितनी दूरी तक मार सकती है, मारक क्षमता कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर तक,
फिर उसके बाद देखा जाए 20 से 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर या 50 से 60 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, रविचंद्रन अश्विन बीबीएल में किस टीम से खेलेंगे? कौन सी टीम से खेलेंगे? मेलबर्न स्टार से खेलेंगे या पर्थ स्कॉचर्स से खेलेंगे, सिडनी थंडर से खेलेंगे या ब्रिस्बेन हीट से खेलेंगे? जो बीबीएल होता है ये ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आईपीएल होता है ना, उसी तरीका जैसे आईपीएल होता है भारत में, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। ठीक है, तो ये किस टीम की ओर से खेलेंगे ये आप कमेंट करके बताएं। चलिए, और अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि मिग 21 विमान किस वर्ष भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था? किस साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था ये आपको बताना है। 1958 में शामिल हुआ था, 1961 में, 1963 में या 1965 में? तो ये टोटल है 10 सवाल। इन 10 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, इस विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ये थीम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपकी इस बार की जो परीक्षा है, ठीक है, इस बार की परीक्षा के लिए इसका थीम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, चाहे वो करंट में रहे हो या आपके स्टैटिक जीके के हो, तैयार करके जाना एकदम दम लगा के। ठीक है, परीक्षा पार करनी है तो इस वजह से आप कमेंट करके बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम क्या था। थीम आप बताएं, और ऐसे ही डेली मैं आपसे कुछ सवाल पूछता रहूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।